ये आ क्यों नहीं रहा इसमें? मैंने एकदम जला दिया पूरा, जो गरम गरम सब खत्म हो गया है। तो फिर ये दिखाई दे रही होगी आपको स्क्रीन, है ना? जी सर। अरे यार, फिर गायब हो गई है। गायब हो गई ना? नहीं दिख रही है। मुझे नहीं दिख रही लेकिन। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आज हमने एक थोड़ा सा, मैं इसको कल से रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने कल आपको 12 भाव बताए थे, है ना? और सबसे पहला भाव जो है लग्न का था, जिसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं या लग्न लॉर्ड भी कह सकते हैं। और हर एक भाव का एक शॉर्ट नेम भी था। जैसे लग्न का जो है शरीर का भाव था, मैंने बताया था, हमारे शरीर को, हमारी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे स्वयं को हमको रिप्रेजेंट करता है, जो लग्न का भाव है। और सेकंड भाव बताया था वाणी का, हमारे संचित धन का, कई सारे और कई सारी चीजों को इंडिकेट करता है, लेकिन मोटा मोटा जो शॉर्ट में हम जिसको अधिकतर यूज करते हैं। और हमारे कुटुंब का। और थर्ड हाउस बताया था हमारे छोटे भाई बहनों का और कम्युनिकेशन का, छोटी यात्राओं का, 300 400 किलोमीटर की यात्राओं का। फोर्थ हाउस हमारी मदर का, हमारे सुखों का, हमारी लग्जरी का, हमारे जो लग्जरी के जो भी आइटम्स होते हैं हमारे जीवन में, वो सारे फोर्थ हाउस से देखे जाएंगे और कंट्रोल होंगे। और फिफ्थ हाउस जो है हमारी हायर एजुकेशन का, और हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी संतान का, बच्चों का, क्रिएशन का, स्पोर्ट्स का, और शेयर मार्केट का, लॉटरी, सट्टा, और हमारे लव अफेयर्स का। ठीक है। और सिक्स हाउस बताया था रोग, हमारे जितने भी हैं, और जो हमारे फाइनेंसेस, ऋण है, हमारे लोन्स वगैरह हैं, और हमारे जितने एनिमीज हैं, शत्रु, जिनको रिपू भी कहते हैं, है ना? और यहाँ से नौकरी का भी होगा और कई सारी चीजें होंगी, लेकिन मोटा मोटा इससे रिलेटेड होगा। और सातवां भाव हमारे पति या पत्नी का, और हमारे बिजनेस का, और हमारी डेली इनकम का, पार्टनरशिप का। जैसे कहीं कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरी पार्टनरशिप किसके साथ कैसी रहेगी, तो सेवेंथ हाउस को आप कंसीडर करेंगे, बाकी चीज भी देखेंगे। और एट्थ हाउस जो है, यहाँ से हमारी मृत्यु और आयु का, मतलब आयु देखेंगे तो उसकी साइमल्टेनियसली मृत्यु का भी उससे विचार किया जाएगा। और नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, धार्मिक यात्राएं, धर्म से संबंधित जो भी है, ये सारा नाइन्थ हाउस से देखेंगे। टेंथ हाउस हमारे प्रोफेशन का, हमारे यश का, हमारी कीर्ति का, हमारे नेम फेम, हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, या हम ऐसे काम करते रहेंगे, हमारी कोई पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, ये सारा दसम भाव बताएगा। और उसके बाद 11वां भाव, हम जो भी काम करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, उससे हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, या ऐसे ही काम करते रहेंगे। कल बताया था मैंने आपको। ट्वेल्थ हाउस हमारा विदेश जाने का, और हमारे इसका हॉस्पिटल का, जेल जाने का, कोर्ट कचहरी मुकदमे जो हैं, और क्या कहते हैं, जो भी हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम कितना करेंगे, कम करेंगे, बचा के चलेंगे, या अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, अच्छी चीज़ों में वेस्ट खर्च करेंगे, या बुरी चीज़ों में पैसा वेस्ट लगाएंगे, करेंगे। तो ये सारा ट्वेल्थ हाउस बताएगा। इन्वेस्टमेंट भी ट्वेल्थ हाउस में आता है, क्योंकि व्यय है ना, व्यय आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, और बर्बाद भी कर सकते हैं उसको। तो सारा कुछ ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं। देखिए, मैंने इसमें कुछ चीज़ें और लिखी हैं, जैसे इसमें
पहले हाउस में सिर लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा, जहाँ पर इसका माउस का वो आ रहा है। उसके बाद सेकंड हाउस जो है हमारे मुंह का, मुंह के अंदर और बाहर जो है। और थर्ड हाउस हमारे जो कंधे बाह, ये इसमें आएगा। और फोर्थ हाउस हमारा जो हार्ट है और चेस्ट है, लंग्स हैं, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और फिफ्थ हाउस पेट, इसको हम उदर भी कहते हैं, पेट भी कहते हैं, वो वाला हिस्सा आ जाएगा नाभि से ऊपर का। और ये जो हमारा कटी प्रदेश जो होता है, कमर वाला हिस्सा, नाभि वगैरह का। और इसके बाद नाभि से लेके नाभि से नीचे वाला हिस्सा। और एट्थ हाउस में हमारे प्रजनन अंग जो है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वगैरह, वो सारे आ जाएंगे। और नाइन्थ हाउस में जंगा आ जाएगी, जांग। और टेंथ हाउस में घुटना। और इलेवेंथ हाउस में घुटने के नीचे वाला हिस्सा और तलवे से ऊपर वाला हिस्सा। और ट्वेल्थ हाउस में जो पैर, हमारे जो पैर है जिसको हम, जिसमें जूता या चप्पल पहनते हैं, वाला हिस्सा। तो ये इन जब अंगों में प्रॉब्लम होगी या कुछ बात करेंगे तो इन हम हाउसेस का विचार अवश्य करेंगे। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे दृष्टांत कुंडली, उसके अनुसार इसमें दूसरे दूसरे अंग आते हैं। वो हम आगे जब फर्दर इसमें आगे बढ़ेंगे, तब जब दृष्टांत कुंडली आएगी तो उसमें दृष्टांत कुंडली में, क्योंकि D3 कुंडली जो तृतीय भाव का जो है, दृष्टांत कुंडली को कहते हैं उसको, तो उसके हिसाब से हमारे अंग जो है फर्क पड़ जाते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे, आगे उसको नोट करेंगे, है ना। लेकिन अभी बेसिक जो है इसका वही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसमें कलर्स भी लिखे हुए हैं कि ये राशि के कलर है जो इसमें लिखे हुए हैं ना, ग्रहों के नहीं, राशि के। हालांकि वही है लगभग। जैसे यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, मेष राशि का कलर लाल है। और ये दूसरा इसमें दूसरी राशि का जो अपनी वृष राशि है, इसमें सफेद रंग है। और तृतीय राशि का हरा रंग है, मिथुन राशि जहां पर लिखा हुआ है। चतुर्थ का जो है इसका भी लाल है, इसका लेकिन रक्त की तरह लाल है जैसा, है ना। जो फर्स्ट का लाल है वो थोड़ा सा जैसा सूर्य का लाल होता है, लालिमा लिए हुए, वो वाला लाल। और जो फोर्थ हाउस का है वो ब्लड वाला लाल। और फिफ्थ हाउस इसका पीले रंग का है लगभग। और छठे हाउस का भी लगभग पीला सा मिलता जुलता है। और सेवेंथ हाउस, सेवेंथ जो हमारी सेवेंथ राशि है, उसका जो है रंग बिरंगा कलर है ना। और एट्थ हाउस का जो उसमें राशि है वृश्चिक, इसका काला रंग है। और नाइन्थ का पीला सुनहरा रंग है, धनु राशि का। और 10वीं राशि जो है पिंगल रंग है, कुछ कुछ सा, जिसका कहना चाहिए सुनहरा और साथ में कुछ और मिक्स हुआ हुआ। और 11वां जो है नेवले का कलर जैसा होता है ना, चमकदार अजीब सा कुछ, नेवला देखा होगा आपने, उस तरह का है। और जो 12वां जो है मीन राशि का, वो पीले में भूरा जब मिक्स कर देते हैं उस तरह का कलर है। तो ये भी आपकी नॉलेज में, जानकारी में होने चाहिए। उसके बाद इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इन राशियों का स्वभाव, इनका मतलब जो कैरेक्टर जिसे कहना चाहिए। तो देखिए पहला भाव जो है मेष राशि है, वो अग्नि राशि है ना। तो इसमें देखिए, और उसके बाद कहाँ लिखा हुआ है हमने, उसके बाद 1 5 9, ये तीनों भाव में जो है, देखिए फर्स्ट हाउस में, और ये पांचवा भाव जो है और नवा भाव है, इसमें तीनों में अग्नि लिखा हुआ है। और मैंने शॉर्ट में कर दिया, फिर आगे है ना, पहले वाले में अग्नि लिखा है। तो ये तीनों राशियां, मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों अग्निमय राशियां हैं। तो ये अग्नि के समान, जब भी आप कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो जहां पर ये राशियां आएंगी तो आपके दिमाग में फैक्टर आएगा कि जैसे अग्नि क्या करती है, अग्नि हमको गर्म करती है ना, अग्नि से जो है हीट उत्पन्न होती है। तो इन राशियों से हमको हीट का अनुभव होगा। कहने का मतलब है कि हम ये जो होंगे, जहां पर होंगे, क्रोध उत्पन्न करेंगी ये राशियां, ठीक है ना। थोड़ा अग्नि के समान। तो अग्नि कैसा, जब मनुष्य में अग्नि होगी तो क्या होगा, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज का। और ये राशियां जहां पर होंगी
और ये भाव भी यहाँ पर होंगे। थोड़ा सा मैंने कहा था कि जब भी आप प्रिडिक्शन करेंगे तो काल पुरुष की कुंडली को अवश्य ध्यान में रखेंगे, है ना। तो काल पुरुष की कुंडली मान लीजिए, हम आगे जैसे मैंने दूसरी एक कुंडली बनाई हुई है नीचे देखिए, जो कन्या लग्न की है ना। तो हालांकि यहाँ पर 6 नंबर है, तो 6 नंबर के हिसाब से फिर अभी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका स्वभाव उसको देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रथम भाव है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए प्रथम भाव में अग्नि राशि का निवास स्थान है ओरिजिनली। तो आपको वो फैक्टर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मान लीजिए कोई दूसरी राशि यहाँ पर अग्नि वाली है और ये अग्नि का स्थान भी है, तो इसका मतलब उसमें अग्नि की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी। और मान लीजिए यहाँ पर लग्न में जल राशि है। अब देखिए इसमें, चलिए ऊपर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे प्रथम प्रथम भाव जो है, पहली राशि अग्नि का है, दूसरी में देखिए पृथ्वी लिखा हुआ है लाल रंग से, और तीसरे में फिर वायु लिखा हुआ है, और चौथे में फिर ये देखिए रेड कलर से जल लिखा हुआ है। तो और उसके बाद फिर यही रिपीटेशन है, फिर जो है पांचवा अग्नि, छठा पृथ्वी, सातवां वायु और आठवां जल, फिर नवा देखिए अग्नि, और 10वां पृथ्वी, 11वां वायु, और 12वां जल। तो ये हमेशा इनका कैरेक्टर हमेशा यही रहेगा। जब भी आप मीन राशि की बात करेंगे तो आप उसको जल से जोड़ेंगे, ठीक है ना। और धनु को जब भी होगा तो इसी तरह से जो जो राशियां हैं इनको आप नोट कर लीजिए, और इनको एक बार याद कर लेंगे। जैसे अग्नि पृथ्वी वायु जल, ये आपने याद कर लिया, तो आपको फिर से जो है रिपीटिशन वही है, अगली अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो हर बार 2-4 बार करेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपके प्रिडिक्शंस गलत हो जाएंगे। तो ये इनका तत्व हो गया। और उसके बाद और फिर मैंने लिखा है इसमें देखिए, इसमें यहाँ लिखा है मैंने पी, पुरुष, पू से, है ना। तो मेष राशि पुरुष है, और इसके दूसरी वाली राशि जो होगी स्त्री होगी। तो इसी तरह से पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, ये पूरा आपको बहुत इजी है, ये ध्यान में रखना है कि पुरुष से करेंगे और उसके बाद दूसरा करेंगे। और यही देखिए फार्मूला फिर मैंने उसके स्त्री के पीछे लिखा हुआ है अक्रूर, है ना। पहले वाले में देखिए पुरुष लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रूर। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि मेष राशि क्रूर है, और दूसरी वृष राशि, है ना। ये राशियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ना कि भाव के। यहाँ पर अगर राशि मान लीजिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दूसरे दूसरे नंबर की वृष राशि होती जो यहाँ पर है, तो आपको फिर उसको अक्रूर बोलते, क्रूर नहीं बोलते। तो ये मेष राशि क्रूर है, सेकंड अक्रूर हो गई, फिर क्रूर अक्रूर, इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए चर स्थिर और द्वि स्वभाव, 3 तरह की राशियां होती हैं। तो ये जो 3 तरह की राशियां कौन कौन सी हैं, देखिए चर राशियां कौन कौन सी हैं। चर राशियां हैं 1, 4, 7, 10। ये जो मैंने ये बनाया हुआ ना, ये देखिए एक ये 5 भुजा वाला एक बनाया हुआ है। तो पहला पहला हाउस, और ये चौथा हाउस, ये 7वां हाउस, और ये 10वां हाउस। इसमें देखिए 10वीं राशि है, 7वीं है। तो ये आपकी चर राशियां हैं। चर राशि का मतलब क्या होता है कि ये राशियां फास्ट मूविंग होती हैं, ठीक है ना। इनका स्वभाव होता है फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग का मतलब ये जल्दी से काम करेंगी, जल्दी से सोचेंगी, तेजी से चलेंगी, तेजी से डिसीजन लेंगी। चर का मतलब जो मीनिंग है वो ये निकालेंगे आप। और यही जो है ये 4 हाउस केंद्र स्थान भी कहे जाते हैं, है ना। 1, 4, 7, 10, ये जो यहाँ जब जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो डिजाइन बना हुआ है, जब भी केंद्र स्थान बोला जाएगा तो आप मान लीजिए, हम ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर एक मंगल लिखा हुआ है, तो मंगल अभी क्या बोलेंगे, लग्न में स्थित है या केंद्र स्थान में स्थित है, फर्स्ट हाउस में स्थित है, प्रथम भाव में स्थित है। इसी तरीके से जो ये चंद्रमा लिखा हुआ है देखिए फोर्थ हाउस में, तो इसको क्या बोलेंगे, चंद्रमा केंद्र में स्थित है। कौन से भाव में स्थित है, चौथे भाव में स्थित है।
ठीक है ना, इस तरीके से आपको बोलना है। उसके बाद जो पांचवा हाउस होता है, देखिए पांचवा नंबर का भाव जो है ये, अच्छा ये जो है बिल्कुल फिक्स रहेगा, केंद्र हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे राशियां कहीं से कहीं मूवमेंट करें कुछ भी हो तो, लेकिन ये केंद्र के भाव पहला चौथा सातवां दसवां ये हमेशा केंद्र के भाव ही रहेंगे। इसी तरीके से ये फिफ्थ हाउस और जो नाइन्थ हाउस है ये त्रिकोण के भाव हैं, और जो पहला भाव है लग्न का भाव, इसको त्रिकोण और केंद्र दोनों में इसकी गणना होती है। ठीक है ना। लग्न का हाउस केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसीलिए लग्न का हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए त्रिकोण और लग्न दोनों को इंडिकेट करता है, और ये 5 और 9 ये दोनों त्रिकोण है। तो ये 4 केंद्र के और ये 2 त्रिकोण के ये भाव काफी शुभ माने जाते हैं, है ना, इनकी शुभ भाव में जो है गणना होगी। और यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे वो भी अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। कैसा फल देंगे ये और चीजों पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इसको हम अच्छा मानेंगे कि जब कि ये अच्छी जगह बैठे हैं, कोई भी ग्रह बैठा है अगर इन भाव में बैठा है, केंद्र में के 4 भाव और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि अच्छे भाव में बैठा है, मतलब एक पॉजिटिव साइन उस ग्रह का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, चर राशि मैंने बता दी, उसके बाद आएंगी स्थिर राशि। तो स्थिर राशि कौन सी होंगी, देखिए पहली राशि तो और चर हो गई, दूसरी राशि फिर कौन सी होगी, स्थिर राशि कौन कौन सी होंगी, दूसरी स्थिर होगी, उसके बाद फिर पांचवी जो है ये स्थिर होगी, और उसके बाद फिर पांचवी के बाद देखिए यहां से 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3 4, यहां से 1 1 2 चर स्थिर, फिर होगी ये 5 नंबर, ये अपनी पांचवें जो भाव में पड़ी है 5वें नंबर की राशि, और उसके बाद पड़ी है फिर ये 10वें नंबर की राशि। तो 2 5 और 10 ये होंगी 3 राशियां स्थिर राशियां। तो जैसे मैंने चर में बताया था कि बहुत तेज चलेंगे, तेज डिसीजन लेंगे, तेज सोचेंगे, तो स्थिर राशियां क्या होंगी, और अपना जो चर वाला है बड़ा जल्दी दिमाग बदलेगा, अभी डिसीजन लिया है 5 मिनट के बाद डिसीजन बदल जाएगा, अभी कहेगा मैं मुझे जाना है कहीं बाजार जाना है, फिर 5 मिनट के बाद कहेगा नहीं शाम को जाऊंगा कल जाऊंगा। तो उसी के मुकाबले जो स्थिर वाली होंगी इसका विपरीत रहेंगी, ये एक बार डिसीजन लिया तो अपना डिसीजन बदलेंगे नहीं इतनी आसानी से, चाहे उसमें उसमें कोई खराबी हो, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम हो। मान लीजिए उसको बारिश हो रही है, कहीं जानी है या किसी और जगह जाना है, कोई डिसीजन ले लिया उसने कि मान लीजिए मुझे खरीदना है, और किसी ने कहा इसको खरीदने में नुकसान है, तो वो डिसीजन अपना बहुत मुश्किल से बदलेगा, फर्म डिसीजन रहेगा उसका। जैसे चर वाला तो तुरंत बदल देगा, लेकिन स्थिर वाला भी ही बदलेगा, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया, लेकिन उसके मुकाबले इसका जस्ट अपोजिट है। और तीसरे नंबर की राशियां हैं 3 6 9 12 जो है, ये 4 जो बची, इनको बोलते हैं द्विस्वभाव राशियां। तो ये राशियां कैसी हैं कि ये दोनों तरह से बिहेव करती हैं। अगर मान लीजिए किसी द्विस्वभाव राशि वाले को आपने कुछ उसका उसने कहा, मान लीजिए कि मैं ये शेयर खरीदूंगा या मैं इस इसमें एडमिशन लूंगा इस सब्जेक्ट में, और आपने उसको कन्विंस किया अरे यार इसमें तो ये नुकसान है या ये फायदे हैं, तो वो अपना डिसीजन बदल लेगा। तो द्विस्वभाव राशियां जो हैं ये कन्विंस होने पर अपना डिसीजन बदलती हैं और फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो आपको जब भी देखना कि कौन सी वाली राशि है, तो उसके हिसाब से आपको उनके रंग, आपको उनको जो गुण पता होने चाहिए कि यार ये तो इसका, मान लीजिए द्विस्वभाव राशि वाला अगर लग्न में कोई राशि द्विस्वभाव की है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो है इसको हम किसी बात के लिए मना करेंगे या किसी बात के लिए मनाएंगे तो ये अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। और वहीं पर मान लीजिए अगर लग्न में चर राशि है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी कुंडली को ले लें जो ऊपर बनी हुई है, इसमें इसमें मेष राशि लिखी हुई है, तो ये क्या करेगा, ये अपना डिसीजन बदलता रहेगा, अभी कुछ कहेगा थोड़ी देर के बाद आपको बदला हुआ मिलेगा। और इसी की जगह अगर दूसरा
यहाँ पर वृष राशि होती, 2 नंबर का लग्न होता, मान लीजिए वृष लग्न होता लग्न में, तो इसका स्वभाव कैसा होता, ये बहुत मुश्किल से जो है उसको चेंज करता। और इसी प्रकार ये देखिए लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है सम और विषम। तो सम विषम तो ये जैसे हमारा मैथमेटिक्स में सिंपल सा होता है, ये सारी जितनी सम राशियां हैं, जो 2 4 6 8 10 इस तरह की, और जो विषम है वो 1 5 9, एक विषम हो गई, 1 3 5 7, 9 11 ये विषम हो गई, और 2 4 6 8 10 ये, और 12 ये सम हो गई। सिंपल होता है। अब उसके बाद स्त्री पुरुष का बता दिया, सम विषम का बता दिया। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए इसमें मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है भाव भावेश राशि राशि कारक स्थिर कारक। तो अब आपकी समझ में ये आ गया है कि भाव किसे कहते हैं, है ना। कुंडली के 12 भाव होते हैं, इन्हीं को भाव कहते हैं या हाउस कहते हैं। और इसके स्वामी को क्या कहते हैं, इसके स्वामी को भावेश कहते हैं। मतलब जो पहला जो घर है, या मान लीजिए 10वां घर है, 10वां हाउस जो है, जहां पर ये 10 नंबर लिखा है, तो 10वें हाउस के स्वामी कौन होंगे। देखिए जो राशि लिखी है इसमें, कौन सी राशि लिखी है, 10 नंबर की राशि लिखी है। तो 10वें नंबर की राशि कौन सी होती है, मकर राशि होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि 10वें भाव में मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि हैं, या इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 10वें नंबर के भावेश जो हैं वो शनि है। तो इसका मतलब भी वही निकलेगा, क्योंकि किसी किताब में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कि जो है 10वें भाव के भावेश ने भावेश की दृष्टि जारी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 10वें हाउस के जो स्वामी हैं, जो उसमें हाउस में जो राशि पड़ी है, उसके स्वामी किसी जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये इसी प्रकार से हर हाउस में एप्लीकेबल होगा। तो भाव और भावेश, है ना, ये आपकी समझ में आ गया। और राशि कौन सी है, राशि इसमें जैसे 10 नंबर की राशि है, और उस राशि के स्वामी वो राशि हो गए या राशि लॉर्ड हो गए, जैसे इसमें शनि हो गए। तो लगभग ये मिलता जुलता है। उसके बाद कारक और स्थिर कारक। अब कारक और स्थिर कारक में क्या फर्क है, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मान लीजिए फोर्थ हाउस को लेते हैं, चतुर्थ भाव को लेते हैं, है ना। मैंने चतुर्थ भाव में बताया आपको कि यहां से आप अपने सुख के जो साधन है, सारे सुखों को, जीवन के जितने भी सुख हैं, चाहे आर्थिक हों चाहे शारीरिक हों, और दूसरे जितने भी सुख होते हैं हमारे फाइनेंशियल हो, ये सारे सुखों को फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। और बाकी चीजें भी मैंने बताई कि माँ को देखा जाएगा, पब्लिक को देखा जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें मैं उसको आपको लिखाऊंगा। तो हम इसी को अगर कुंडली को लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इसके इस जो चतुर्थ भाव है, इसके लॉर्ड चंद्रमा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। अब हम नीचे आएंगे, देखिए नीचे जो दूसरी कुंडली लिखी हुई है, जो बनी हुई है, हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे, देखिए चतुर्थ चतुर्थ जो फोर्थ हाउस है, इसमें कौन सी नंबर की राशि लिखी है, इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर की राशि कौन सी होती है, धनु राशि होती है। और जिसके लॉर्ड कौन है, जिसके लॉर्ड गुरु है, बृहस्पति है। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, या फोर्थ जो भाव है उसके भावेश कौन है, गुरु है, दूसरे शब्दों में बोलेंगे। तो गुरु कहाँ बैठे हैं, देखिए गुरु इसमें थर्ड हाउस में बैठे हैं। और कौन सी राशि में बैठे हैं, बृहस्पति उसमें वृश्चिक राशि में बैठे हैं, मंगल की, ये देखिए इसके बीच में, है ना। और अपने से कहाँ बैठे हैं, इसका भी उपयोग होगा कि जो ग्रह अपनी जगह से कहाँ बैठा है, ये भी कई जगह आपका इस्तेमाल होगा। तो ये जैसे गुरु से यहाँ से हम जब काउंट करेंगे, तो देखिए यहाँ से उसी जगह से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां 11वां और 12वां। तो गुरु अपने भाव से 12वें होकर बैठे हैं, हम इसको ये बोलेंगे। या इसी प्रकार जैसे बुध है नीचे, देखिए सप्तम हाउस में बुध बैठे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बुध
कहाँ बैठे हैं, हम मान लीजिए लग्न का विचार कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस का विचार कर रहे हैं, तो हम देखेंगे इसके लॉर्ड कौन है, बुध हैं। वो कहाँ बैठे हैं, अपने घर से कहाँ बैठे हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट हाउस के मालिक हैं बुध, तो अपने घर से कहाँ बैठे हैं। तो हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अपने घर से सेवेंथ में बैठे हैं, ये बोला जाएगा। तो आगे हम इसको देखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम जब मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि ये देखिए, ये जो है शुभ हाउस हैं केंद्र के, और त्रिकोण हाउस ये भी शुभ होते हैं। तो जब हम इनकी पोजीशन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बुध की बात कर रहा हूं, तो बुध अपने से सप्तम हाउस में बैठे हैं या सातवें में बैठे हैं, है ना। तो अपने से कहाँ बैठे हैं, केंद्र हाउस में बैठे हैं, केंद्र हुआ ना ये। तो हम क्या कहेंगे, अपनी जगह से थोड़े से मतलब ठीक बैठे हैं, इनकी पोजीशन ठीक है। इसी प्रकार हर ग्रह की, हम हर जगह की उसकी हर ग्रह को जब देखेंगे तो हम इस बात को भी काउंट करेंगे। हम जैसे गुरु को बोल रहे हैं, तो गुरु अपने से 12वें बैठे हैं, तो 12वें पोजीशन जो होती है किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये 6 8 12, जैसे मैंने अभी 4 आपको केंद्र के बताए, 2 त्रिकोण के बताए, और इसी प्रकार 6 8 12 जो है, ये इनको त्रिक भाव कहते हैं, दुख भाव भी कहते हैं। इनसे हम दुख को देखते हैं, क्योंकि हमको दुख देते हैं तीनों भाव। ये छठा भी देखिए, रोग रोग को देता है, ऋण को देता है, और हमारे शत्रुओं को देता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे सारे। इसी प्रकार 8वां हाउस जो है हमारी, हमको मृत्यु देता है ना, हमारे हमको और बड़ी बीमारियां देता है। छठे हाउस से हम बीमारी देखते हैं, और 8वें हाउस से हम और बड़ी बीमारी देखते हैं। ठीक है ना, उस बीमारी की कंटिन्यूटी कितनी रहेगी, उतनी सीरियसनेस उसकी कितनी रहेगी, तो ये 8वां हाउस बताता है। इसी प्रकार 12वां हाउस भी बताया था आपको, हॉस्पिटल का है, जेल का है, कोर्ट कचहरी मुकदमे का है। चूंकि हमारे जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि कहते थे बाहर जाना अच्छा नहीं मानते थे, अब तो खैर अच्छा मानते हैं। विदेश जाना, पहले देश निकाला वगैरह होता था कि घर से दूर चला गया, तो इसीलिए इस भाव को, ये भाव भी बुरा है। तो जब इन भाव में कोई भी ग्रह की पोजीशन जाएगा, कोई भी ग्रह, तो हम उसको निगेटिव लेंगे। और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जिसको हम कहते हैं ना, देखते ही बताएंगे, कि जैसे देखते ही हमने केंद्र में बताया कि शुभ फल देगा, त्रिकोण में बताया शुभ फल देगा, उसी प्रकार अगर 6 8 12 में कोई ग्रह गया हुआ है, तो देखते ही हम मन में सोचेंगे कि ये अच्छा फल नहीं देगा। हालांकि और भी फैक्टर्स होंगे, उनके बेस पे डिसाइड करेंगे। मैंने कल भी बताया था कि एक ही चीज को देखकर हमने कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये आपको 6 8 12, और इसी प्रकार 3 थर्ड हाउस, और छठा हाउस, और 10वां भाव, और 11वां भाव, तीसरा छठा 10वां और 11वां, इनको उपचय भाव कहते हैं। ठीक है ना, इनको कहते हैं उपचय भाव। तो ये भाव भी, वैसे तो ये अशुभ भाव है, लेकिन इनको, इसमें जो भी ग्रह होता है वो वृद्धि करता है किसी भी चीज की, है ना। तो ये अभी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप इनको उपचय भाव का जब नाम आएगा, तो 3 6 10 11, ये 4 भाव आपको उपचय भाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, फिर मैंने इसमें लिखा हुआ है देखिए, स्थिर कारक नीचे। ठीक है ना, तो ये तो थे कारक, का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस, जैसे इस हम ऊपर वाली कुंडली की बात करें, या इसी नीचे वाली की कर लेते हैं चलिए, कि जब हमको अपने सुख का, वाहन का, या उसका माँ के बारे में देखना है, तो हम 9th हाउस, 9th लॉर्ड को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, है ना। इस भाव को भी देखेंगे और इसके लॉर्ड को, गुरु को देखेंगे। मान लीजिए हमें विवाह के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में बात करनी है, तो हम देखिए यहाँ पे 12वें नंबर की राशि लिखी हुई है ना, मीन राशि। तो यहाँ से भी हम गुरु को देखेंगे और बुध को भी देखेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ पर हम राहु को भी कंसीडर करेंगे, और बाकी चीजें भी देखेंगे कि किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि अभी दृष्टि हमने पढ़ी नहीं है, तो इसीलिए आगे बात करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हम 10th हाउस की, प्रोफेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि, और इसके स्वामी बुध होते हैं। तो हम मिथुन राशि, बुध राशि, और दो दो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि और केतु, इन सबको कंसीडर करेंगे। तो ये हो गए यहाँ पर इस कुंडली के लिए कारक हो गए यहाँ पर, है ना।
अब स्थिर कारक कहाँ पर क्या होंगे कि हर भाव के लिए एक स्थिर कारक होगा, जिसको आप चाहे किसी की भी कुंडली हो, चाहे वहां पर कोई भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह को आपने कंसीडर करना ही करना है। तो वो क्या है कि जैसे फर्स्ट हाउस के कारक क्या है, सूर्य देव है ना। जबकि सूर्य की राशि तो फिफ्थ है, यहाँ पर है, यहाँ बैठते हैं सूर्य काल पुरुष की कुंडली में। मान लीजिए किसी को हम किसी के सिर के बारे में या शरीर के बारे में या लग्न के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर नीचे वाली कुंडली में देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर कन्या राशि पड़ी हुई है, तो हम बुध के बारे में, और यहाँ मंगल बैठे हैं, मंगल से देखेंगे, बुध से देखेंगे। लेकिन उसके साथ ही हम जो स्थिर कारक है प्रथम भाव का, वो सूर्य है। तो हम सूर्य को भी देखेंगे कि सूर्य की इस कुंडली में क्या पोजीशन है। जैसे इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, है ना। तो हम इन इसके साथ साथ इसको भी कंसीडर करेंगे, तो इसको हम स्थिर कारक बोलते हैं, ये फिक्स रहेगा। तो फर्स्ट हाउस का स्थिर कारक सूर्य है। तो जब भी फर्स्ट हाउस की बात होगी तो आप सूर्य को अवश्य कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसका फल कहेंगे। इसी प्रकार सेकंड हाउस का स्थिर कारक गुरु हैं। तो जब भी हम धन की बात करेंगे, वाणी की बात करेंगे, कुटुंब की बात करेंगे, तो हम गुरु को, चाहे गुरु कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उनको हम अवश्य देखेंगे। और थर्ड हाउस में इसके स्थिर कारक मंगल हैं। तो जब भी भाई बहनों की बात होगी, उनसे रिलेशन की बात होगी, या और कम्युनिकेशन वगैरह जो भी मैंने बताया है, तो हम मंगल को अवश्य देखेंगे। फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस के स्थिर कारक चंद्रमा है। जब भी हमारी लग्जरी की बात होगी या माता जी की बात होगी, इनके स्वास्थ्य की, या एक्स वाई जेड किसी कोई किसी भी बात होगी, उनसे रिलेशन की बात होगी, तो हम चंद्रमा को जरूर देखेंगे, चंद्रमा भले ही कहीं बैठे हो। और उस भाव में, जो आपकी कुंडली में, उस भाव को तो देखेंगे ही देखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए धनु, गुरु को देखेंगे, राहु को देखेंगे, लेकिन चंद्रमा को भी देखेंगे कि वो कहाँ बैठे हैं। इसी प्रकार पंचम भाव में के कारक भी गुरु हैं, और फिर छठे भाव के कारक शनि और मंगल हैं। जब भी रोग ऋण की बात करेंगे, शत्रु की बात करेंगे, तो हमको मंगल को देखना होगा, शनि को देखना होगा। और सप्तम भाव के कारक शुक्र देव हैं, ठीक है ना। जब भी हम विवाह की बात करेंगे, तो पुरुष के लिए शुक्र की और महिलाओं के लिए गुरु की बात अवश्य करेंगे, दोनों के। और शुक्र को ओवरऑल, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उसके वैवाहिक जीवन की, गृहस्थ जीवन के लिए शुक्र को तो अवश्य देखेंगे। लेकिन जब पुरुष की विवाह की बात होगी, तो हम शुक्र की पोजीशन देखेंगे कि उनकी पोजीशन कैसी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी कुंडली में है, तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, मीन राशि है, और बुध यहाँ पर बैठे हैं, तो इनको हम कंसीडर करेंगे करेंगे। लेकिन साथ में हम शुक्र को देखेंगे। देखिए शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली में। उसी प्रकार अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं। तो जब भी हम आयु की बात करेंगे, मृत्यु की बात करेंगे, तो हम शनि देव को देखेंगे कि उनकी पोजीशन क्या है। और इसी प्रकार से नाइन्थ हाउस है, इसके कारक गुरु और सूर्य हैं। और टेंथ हाउस है, इसके कारक शनि हैं, गुरु हैं, बुध हैं और सूर्य देव हैं। और इसी प्रकार जो इलेवेंथ हाउस है, इसके कारक गुरु हैं। और जो हमारा ट्वेल्थ हाउस है, इसके कारक स्थिर कारक, तो स्थिर कारक की बात चली ना, इसके कारक स्थिर कारक शनि देव हैं। तो उनको हमेशा कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको, मैं सोचता हूँ थोड़ा समझ में आ गया होगा। और मैंने आज आपको एक वो भेजे थे, कुछ आपको मैंने ये भेजे थे, देखिए ये लिस्टें भेजी हैं, तो आप इसको इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी, है ना। तो ये इनकी इनकी दिशाएं हैं। सूर्य की पूर्व दिशा है, और ये शुभ या अशुभ किस में आता है, तो सूर्य को भी हम अशुभ में लेते हैं, ठीक है ना। सूर्य भले ही हमारे ग्रहों के राजा हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस जो है, हमारा जो हमारी आत्मा है, उसके प्रतीक है सूर्य, लेकिन फिर भी उनको
क्रूर में लिया जाता है, मतलब अशुभ तो कहना नहीं होगा, लेकिन क्रूर ग्रहों में सूर्य को, क्योंकि हमारे पिता है और हमको पिता देखिए डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं ना, मार भी सकते हैं हमारी भलाई के लिए, तो इसीलिए सूर्य को, और इनका वर्ण ताम्र है, इसी प्रकार से इनका द्रव्य जो है और इनका रत्न माणिक्य है। तो मोटा वस्त्र इनका जो है उसको उस इंडिकेट करते हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो मंदिरों में है, देवालय मतलब मंदिर। और छत्री जो है इनकी जाति है, और गुण इनका सत्गुण है ना, सत्व का मतलब सतोगुण या सत्गुण जो भी आप कह सकते हैं। और ये पुरुष को इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार से सारे ग्रहों की जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया। और मैंने एक आपको वायव्य कोण कौन सा है, कौन सी दिशा है, तो उसकी भी आपको एक भेजा हुआ है, देखिए, है ना। इसका भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ है। ये तो मैंने एक आपको ये भेजा है कि ये पृथ्वी से कौन कौन से कहाँ पर कितनी दूर है। सबसे दूर देखिए शनि है, उसके बाद गुरु है। तो आपकी नॉलेज के लिए ये हो गया। और ये दिग्बली एक चार्ट है। तो इस चार्ट का मतलब क्या होगा कि सूर्य और मंगल देखिए यहाँ पर 10th हाउस में है। यहाँ पर ये सबसे अच्छा इनको पावरफुल रहते हैं। ये जो 10th हाउस है, सूर्य और मंगल यहाँ होने पर एक्सेलेंट रिजल्ट देते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल, इनको दिग्बली कहते हैं। इसी प्रकार से बुध और बृहस्पति अगर लग्न में होंगे तो आपको सबसे बढ़िया, उनको कंफर्टेबल, सबसे जो पोजीशन वो ग्रह मानते हैं, वो अपने आप को बुध और बृहस्पति यहाँ पर खुश रहते हैं। और इसी तरीके से शुक्र और चंद्र अगर 4th हाउस में हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये नहीं मतलब कि और जगह भी देंगे, लेकिन यहाँ पर उनको आप एक्सेलेंट पोजीशन उनकी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से शनि जो है यहाँ 7th भाव में, उनको दिग्बली कहा जाता है। अब रिजल्ट अच्छा दें या ना दें वो तो बात की बात है, लेकिन उनको दिग्बली, दिग्बली का मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल उसमें वो ग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से उसका जस्ट अपोजिट देखिए, दिग्बलहीन हो गया। सूर्य जो यहाँ पर बैठे थे 10th में, इधर 4th में चले गए। इसी तरह से बाकी ग्रहों का भी है ना। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रथम भाव से तनु की संज्ञा है, या मतलब वही शरीर की है। और उपचय भाव मैंने अभी आपको बताया था, 3 6 10 11। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास कहीं भी। इसी प्रकार ये भी 1 4 7 10 को केंद्र कहते हैं, देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। और ये मैंने कलर आपको बता ही चुका हूँ आपको। और एक ये लिस्ट है, अभी तो आप चाहें इसको बाद में छोड़ दीजिएगा अभी। एक ये मैंने आपको भेजा था, इससे आपको जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस आपको कभी देखने हैं, तो इसके लिए इंडिकेशन आपका ये रहेगा कि मान लिया आपको सास का विचार करना है, देखिए तो यहाँ पर सास 10th हाउस है। इस प्रकार से माता और ससुर वगैरह जो है यहाँ से हैं 4th हाउस से। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके भाव को आप इसको कहीं एक कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। तो आप जब देखेंगे, जब बार बार इसको रेफरेंस में के रूप में देखेंगे, तो आपको इसका ध्यान में आ जाएगा। और ये मैंने आपको एक चार्ट भेजा है, इसमें देखिए जो राशियां लिखी हैं वो सारी उच्च के ऊपर राशियां लिखी हैं, है ना। कल जो मैं आपको उच्च नीच बताया था, और मैंने एक चार्ट भी भेजा हुआ आपको, डिग्री वाला, अंश वाला। तो इस चार्ट से आपको पता चल रहा है, देखिए सूर्य जो है यहाँ उच्च बैठे हैं, शनि 7वीं राशि में उच्च के होते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बृहस्पति 4th में होते हैं, मंगल 10वीं मकर में होते हैं उच्च के। इसी प्रकार शुक्र मीन में होते हैं, चंद्रमा 2nd में होते हैं। तो ये सारा चार्ट, उससे आपको याद करने में, देखने में आसानी रहेगी। और ये दिशाओं वाला जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था कि कौन सी दिशा कहाँ इंडिकेट करते हैं, है ना। तो ये हो गया। और ये एक मित्र और अमित्र, मित्र अमित्र का मतलब शत्रु। तो ये आप इसको स्टडी कर लीजिए। देखिए सूर्य के जो है मित्र हैं वो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं। और सम बुध है, मतलब उसको सम का मतलब न्यूट्रल, उसको ना शत्रु मानते हैं ना मित्र मानते हैं। और शुक्र और शनि को, सूर्य देव जो है शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानते हैं, बुध को सम मानते हैं। इसी प्रकार से सारे ग्रहों का है, चंद्रमा जो है सूर्य बुध को मित्र मानते हैं, और बृहस्पति मंगल और शुक्र और शनि को अपना सम मानते हैं। लेकिन चंद्रमा का देखिए कोई भी शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। लेकिन और बुध भी इसी तरह से किसी को भी शत्रु नहीं मानते, लेकिन चंद्रमा को केवल एक अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा के पुत्र कहे जाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से शनि देव भी सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सब आप इसको सारणी को देख लीजिएगा, इसमें बताने वाला कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला नहीं है। ये आपको
स्टडी करने वाला है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और इसी प्रकार से ये जो मैंने अभी आपको कारक बताए हैं, स्थिर कारक, ठीक है ना, विशेष कारक या स्थिर कारक, तो ये सारे इसको नोट कर लीजिएगा किसी इसमें चार्ट में। तो ये आपको अवश्य पता होनी चाहिए जब मैंने कहा था बात होगी तो। अच्छा, एक इसमें चीज अब लास्ट में मैं आपको और बता देता हूँ कि जो मैंने मित्र और शत्रु वाला बताया, इसी में क्या होता है कि तात्कालिक, ये जो मैंने अभी आपको जो चार्ट बताया है, जो मैंने कहा कि आप नोट कर लेना, तो ये क्या थे, ये स्थिर, ये जो शत्रुता और मित्रता जो मैंने अभी आपको बताई, जो चार्ट दिया, ये स्थिर, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है ना। एक होती है तात्कालिक मित्रता या शत्रुता। तात्कालिक का मतलब टेम्परेरी, ये डिपेंड करेगा कुंडली टू कुंडली। मान लीजिए एक मैं नमूने वाली कुंडली बना रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मान लीजिए कोई भी ग्रह है, मैं राशि नहीं डाल रहा हूं, तो इस भाव को आपको छोड़ देना है, 1 2 3, और 1 2 3, इस भाव को छोड़ के आगे के 3 और पीछे के 3, ठीक है ना। मान लीजिए हम इस भाव से, यहां पर कोई ग्रह, मान लीजिए मंगल बैठा है फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मंगल बैठा है, तो हम ये देखेंगे कि मंगल के कौन शत्रु हैं और कौन मित्र हैं, तात्कालिक। परमानेंट तो मैंने बता दिया आपको, जो अभी लिस्ट भेजी है मैंने आपको व्हाट्सएप में, वो नोट कर लिया आपने, है ना। अब जो टेम्परेरी हैं, तो वो 1 2 3, इन 3 भावों में जो भी ग्रह बैठे होंगे, चाहे भले ही वो मंगल के शत्रु हों, वो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे इसके। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। और बाकी जितने बैठे हैं इन ग्रहों में, बाकी कौन से बचे, देखिए ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है ना। तो इन ग्रहों में भले ही मंगल के परम मित्र हों, लेकिन वो इस कुंडली के लिए तात्कालिक शत्रु का काम करेंगे। तो ये तात्कालिक मित्रता और तात्कालिक शत्रुता इस प्रकार देखी जाएगी। इस हाउस को नहीं गिनना है, बाकी गिनती तो ज्योतिष में उस हाउस को गिन के ही होती है। जब हम गिनते हैं तो यहीं से गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3। लेकिन इस फार्मूले के लिए आप इस हाउस को छोड़कर यहां से गिनेंगे, 1 2 और 3। इसी तरह से उसके पीछे से 1 2 और 3, इनमें से जितने भी ग्रह बैठे होंगे सारे इसके मंगल के तात्कालिक मित्र होंगे, और बाकी जितने यहाँ बैठे होंगे वो तात्कालिक शत्रु होंगे। और इसको बाद में क्या करना है आपने, इनको मिक्स करना है, कौन सी लिस्ट से, उस वाली लिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल मंगल के सूर्य जो हैं बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना, सूर्य के मित्र हैं। अब सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो तात्कालिकता के हिसाब से सूर्य जो है इसके शत्रु हो गए, तात्कालिक शत्रु हो गए, क्योंकि इस क्राइटेरिया में तो आए नहीं। वो वहां पर जो ओरिजिनली जो असली जो है वो मित्र हैं स्थायी रूप से, तो एक स्थायी रूप से मित्र हो गए और यहाँ पर शत्रु हो गए, तो मित्र और शत्रु मिलके क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे, इसका फल निकालेंगे, तो हम ये मानेंगे कि ये न्यूट्रल हो गए, सम का मतलब न्यूट्रल हो गए, ना शत्रुता है ना मित्रता है, न्यूट्रल हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बैठे होते फॉर एग्जाम्पल थर्ड, ये फोर्थ हाउस में, तो इस क्राइटेरिया में 1 2 3, इस क्राइटेरिया में मित्र हो गए, तात्कालिक मित्र। और सूर्य क्या है, मंगल के ऑलरेडी मित्र हैं, तो मित्र प्लस मित्र क्या हो गया, अधिमित्र हो गए और अच्छे मित्र हो गए। तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा फल देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यहीं पर शनि बैठे होते सेकंड हाउस में, जो कि मंगल के शत्रु हैं, तो इसमें हमारे तात्कालिक मित्र निकल रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं, फिर सम के रूप में व्यवहार करते हैं। और इसी का रिवर्स हो जाता, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं सप्तम हाउस में, तो ऑलरेडी शत्रु हैं, परमानेंट रूप से शत्रु हैं, और इस कुंडली में तात्कालिक शत्रु भी हो गए। तो क्या हो गए, दोनों मिलके शत्रु और शत्रु मिलके घोर शत्रु हो गए। तो इसका मतलब शनि इस कुंडली में इसके लिए घोर शत्रुता काम करेंगे, मतलब बहुत ही अशुभता का फल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग उसको बोलते हैं पंचधा मैत्री, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पंचधा मैत्री चार्ट। तो आप इसमें एक तात्कालिक ले लेंगे, तात्कालिक मैंने बता दिया बहुत सरल है, 1 2 3, 1 2 3 पीछे से गिन के,
ये मित्र हो जाएंगे, बाकी सब शत्रु हो जाएंगे। और बाकी जो चार्ट है उसके हिसाब से करेंगे। तो सूर्य, मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति, ये चारों ग्रह एक ही ग्रुप के हैं। ये हमेशा मित्र हैं आपस में। और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनका ग्रुप एक है, दो ग्रुप है इसमें, है ना। तो शुक्र, बुध और शनि और राहु केतु, ये इनका अलग ग्रुप है। तो ये बाकी इन चारों का अलग ग्रुप है। तो मैं सोचता हूँ बहुत समय हो गया इस समय। हाँ गुरुजी, इतना बहुत है सर। बहुत है ना। इतना बहुत है सर। हाँ, तो ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ना एक बार रिवाइज करेंगे। अभी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, सब कुछ फैला फैला लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब हाँ थोड़ा सब इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी ना, यही नॉलेज दिखने में तो बहुत छोटी दिख रही है। आप कहेंगे यार क्या तत्व है, अग्नि तत्व है, ये है वो है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसको, है ना। लेकिन असली चीज यही है, जब हाँ। आप इसको फलादेश कहेंगे तो सारा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बेस है आपका। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। एक बार इसको ठीक से समझ लेते हैं हम लोग, आराम से, हाँ, आप धीरे समझ लीजिए, धीरे। जहां पर डाउट होगा उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। जब जी जी जी। क्लास होगी वो तो आप उसको बता दीजिएगा, सर इसमें हमको समझ नहीं आया, इसमें डाउट है, तो बिल्कुल ठीक है, फिर ले लेंगे बिल्कुल इसको। ठीक। और फर्दर इसमें देख, जो भी चीजें छूटी हैं उसको मैं और ले लूंगा अभी इसमें, तो है ना, इसके बारे में, बिल्कुल। ग्रहों के उसके बारे में। नहीं, ठीक बहुत है अच्छा। गुरुजी। क्योंकि प्रिडिक्शन करना इतना कठिन नहीं है, प्रिडिक्शन बहुत सरल है। फल कहना बहुत सरल है, लेकिन फल कहने से पहले इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नहीं, वो बुनियादी रूप से फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जी बहुत जी जरूरी। जी जी, हाँ। बिल्कुल। जी नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, ये हम लोग, मुझे लगता है जैसे मैं निजी रूप से इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना पड़ेगा इसको, जी जी, बहुत नहीं अच्छी कोई तरीके से। अब देखिए, ये तो खैर अभी आप ही बहुत अच्छी नहीं गुरुजी, तरीके अच्छा से पढ़ा आपने रहे हो। बताया। जी जी जी। वो इसको इतना स्पष्ट करा है आपने। अब ये हमारे लिए, हमारी ग्राह्यता पर निर्भर करेगा, हम किस तरह से इसको हाँ, ले। थोड़ा सा ना आपको भी कोई टेक्स्ट बुक वगैरह, पुस्तक वगैरह लेनी पड़ेगी, ले लीजिएगा और उसको देख जी। लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि मुझसे छूट जाए, है ना। कोई मेरा, मैं अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट तो हूं नहीं कि मेरे पर आके यहीं पर रुकता है सारी चीजें। ना, तो नहीं, मुझसे भी बिल्कुल कई ठीक। सारी चीजें छूट सकती हैं। तो आप एक टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद हो सकता है तो मुझसे उससे पूछेंगे कि सर यहाँ पर ये लिखा था, तो मैं उसको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। जी, तो बहुत पुस्तक अच्छा। अवश्य ले लीजिएगा, है ना। मैं नेक्स्ट टाइम में आपको पुस्तक कुछ उसको कर दूंगा, जी, रिकमेंड कर दूंगा, तो देख लीजिएगा आप उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है गुरुजी, सर। थैंक यू। सबको जय श्री राम, प्रणाम मेरा। जय श्री राम, धन्यवाद। जैसे जी इसकी जी बहुत बहुत इसकी सर, धन्यवाद। इसकी सर जी। रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा सर, है ना। थोड़ा सा उसमें व्हाट्सएप में तो जा नहीं पा रही है, वो कह रहा वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सर प्राइवेट वीडियो करके यूट्यूब पर भेज दीजिए। हाँ, वो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा प्रॉपर बन जाए, नहीं तो यूट्यूब में भी लोग कहेंगे कि क्या बेकार सा ये है, तो सिर्फ तो प्राइवेट हम ही लोग के लिए रखिए, सबको मत दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको भेजने की, है ना। जी। ठीक। ओके, थैंक यू।